हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 3 अप्रैल ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो है नेल्सन मंडेला के द्वारा, जो कहते हैं वी मस्ट यूज टाइम क्रिएटिवली एंड फॉरएवर रियलाइज दैट द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू द राइट। तो यहाँ पे आपको जो अपना टाइम है काफी अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी नई चीज को शुरू करना चाहते हैं तो आपको आइडियल टाइम के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी का जो टाइम है वो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है, ऐसा इस कोट में बताया जा रहा है। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है काफी ज्यादा पॉलिटिकल नेचर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे रीसेंट कैंपेन्स में क्या किस किस इश्यूज पे बात की है, तो वो काफी पॉलिटिकल करेक्टनेस के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली आरबीआई के ऑर्डर के बारे में बताया गया है, जिसे क्वैश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे आरबीआई का क्या ऑर्डर था पिछले साल, जो कि उर्जित पटेल के कार्यकाल में लाया गया था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर में जो आर्टिकल है डीप स्टेट के बारे में है। यहाँ पे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में डीप स्टेट यानी कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और यहाँ पे जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स है, जिसके यहाँ पे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कैसे जो है इंडिया उसे काउंटर कर सकता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली डिस्प्लेस कश्मीरी, जो आज से कश्मीर से माइग्रेट होकर अलग अलग स्टेट में जा चुके हैं या फिर अलग कंट्री में जा चुके हैं, अब उनको अगर वोट करना है तो उनके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, इसी के लिए जो है ऑथर ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से बात की और बहुत सारे जो है अरेंजमेंट करवाए हैं। अब इससे क्या है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यह वही चीज बताई जा रही है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट पेज पे बड़ा आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है वेल्लोर सिटी का, जो कि तमिलनाडु में आपको नजर आएगा। तो कैसे जो है वहाँ पे कम्युनिटी ने और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, दोनों ने मिलकर काफी अच्छा काम किया और यहाँ पे जो सेग्रीगेशन एट द पॉइंट है ऑफ हाउस, तो उसी को जो है काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो उन सब चीजों के बारे में समझेंगे इस आर्टिकल में। राइट साइड में जो आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। कल भी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, तो वही सारे पॉइंट रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा एसेंस इस पूरे आर्टिकल का ये है कि जैसे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में काफी ज्यादा एनोनिमिटी रहती है, कौन जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा पे बताया जा रहा है। लेकिन हमने कल भी पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो पावर में जो भी गवर्नमेंट होती है, तो उसको उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है कि किस पर्टिकुलर शख्स ने या किस पर्टिकुलर कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे पैसे दिए हैं, क्योंकि हर चीज को यहाँ पे गवर्न करने आरबीआई रहता है। तो वही सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है इस आर्टिकल में। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में और जाना है तो यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को, तो आज की कंट्री का नाम है एल सैल्वाडोर। तो ये बेसिकली आपको सेंट्रल अमेरिका में यहाँ नजर आएगी। यहाँ पे उसकी कैपिटल आप देख सकते हैं सैन सैल्वाडोर आपको नजर आएगी। उसके साथ साथ न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स है यहाँ से मूव कर रहे हैं यूएस की तरफ, और यहाँ पे वो लोग उन्होंने रेफ्यूजी लिया हुआ है यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो लोकेशन एल सैल्वाडोर है, गुटेमाला है और हॉन्डुरस है। उसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और क्लियरली यहाँ पे आपको नजर आएगा एल सैल्वाडोर। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए वेयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप। तो कौन सी जगह पे ये पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल। तो ये बेसिकली बनाया गया है जम्मू कश्मीर रीजन में। अब इसका पूरा पर्सपेक्टिव क्या है? इसमें जो है इस पूरे ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो से, सीबीआई से, एनआईए से, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे पूरी कोशिश ये की जाएगी जितने भी लोग हैं जो सिंपथाइज करते हैं यहाँ पे जो जिहादीस है, जो या सेपरेटिस्ट है, तो उन सबको यहाँ पे जो है यहाँ पे पकड़ा जाएगा, उनको यहाँ पे आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ जितनी भी टेरर फंडिंग की जाती है, फाइनेंसिंग की जाती है और एक्टिविटीज होती है जम्मू कश्मीर रीजन में, उसको यहाँ पे पकड़ने के लिए जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप की शुरुआत की गई है। अगला आर्टिकल हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो ऑर्डर था, यानी कि आरबीआई ने ऑर्डर निकाला था पिछले साल, तो उसको बेसिकली जो है क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर था ये लाया गया था February 12, 2018 में। अब इस ऑर्डर में है क्या? अब इसमें बोला जा रहा था कि जितने भी बैड लोन्स है जो एक्सीड करते हैं 2000 करोड़ को, अब उसको सीधा ही यहाँ पे रेफर कर दिया जाएगा एनसीएलटी आफ्टर रेजोल्यूशन पीरियड ऑफ 180 डेज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पूरा आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसमें 180 डेज के अंदर ही आपको रिजॉल्व करना होता है, और प्लस उसमें आपको
आपको 90 डेज का अलाउंस एक्स्ट्रा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसा केस है, कौन से सेक्टर का केस है, उसे बेसिकली एनसीएलटी के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे जो है एक रूल सबको फिट हो ऐसा रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे केस टू केस यहाँ पे बेसिस पे यहाँ पे जो है एनसीएलटी को भेजने की जरूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि अगर आईवीसी की बात करेंगे तो वहां पे एक क्लॉज है जहां पे लिखा गया है कि ऑथराइजेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं था, इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वाश कर दिया है। अगली बात करते हैं कि जो सर्कुलर इसे चैलेंज किया गया था किसके द्वारा, बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली पावर सेक्टर और बहुत सी अदर इंडस्ट्री ने बोला कि क्योंकि वो यहाँ पे पैसे वापस नहीं कर पाए, इसी वजह से जो यहाँ पे स्ट्रेस एसेट बनता गया। अब क्यों वो पे नहीं कर पाए, कभी कभी क्या होता है अवेलेबिलिटी नहीं होती है कोलर गैस की, और कभी कभी डिले इन पेमेंट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, इसी वजह से जो यहाँ पे एनपीए के एसेट बढ़ते जाते हैं। उसके अगर यहाँ पे अगर ग्राफ की तरफ देखेंगे, आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रियल एस्टेट, यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आपको मिलेगा कि कितने ज्यादा जो है बैंक्रप्सी के केसेस आपको नजर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे ये पूरा सर्कुलर ऑर्डर आया था पिछले साल, तुरंत जितने भी बाकी स्कीम थे रेजोल्यूशन के वो सारे जो है डिसबैंड कर दिए गए थे। अब अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को हटा दिया है तो क्या वो पुराने स्कीम वापस अप्लाई हो जाएंगे, तो उस पर भी अभी बहुत ज्यादा डाउट अभी है इस वक्त। अगला यहाँ पे एनसीएलटी के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि एनसीएलटी जो है ये कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के अंतर्गत बनाया गया था। ये बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब ये ऑलमोस्ट एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। और इसका पूरा मैंडेट क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है जिसने यहाँ पे अपना डेट पे नहीं किया है तो उसका यहाँ पे जो पूरा रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है ये बेसिकली एनसीएलटी के द्वारा किया जाता है। और इसको बेसिकली बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एराडी कमिटी ऑन लॉ रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। अगला आरबीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज आपको फ्रॉम द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसको एस्टैब्लिश कब किया था, 1 अप्रैल 1935। उसके साथ कौन से एक्ट के अंतर्गत काम करता है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। और अभी के जो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डीप स्टेट से रिलेटेड। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीप स्टेट होता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि बालाकोट के इंसिडेंट्स के बाद बहुत सारे यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, यहाँ पे बताई जा रहा है कि हमें बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ पे लेसन टीच करने की जरूरत है, और यहाँ पे बहुत सारा हमने यहाँ पे सहन कर लिया है। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि हम जिससे टैकल कर रहे हैं वो बेसिकली एक न्यूक्लियर स्टेट है, और न्यूक्लियर स्टेट के साथ अगर आप उनको यहाँ पे अगर सबक सिखाने की कोशिश करेंगे तो मिलियंस ऑफ लाइफ जो है वो सैक्रिफाइस हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भले ही पिछले 4 सालों में हमारा जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे ऑपरेशन का जो स्ट्रैटेजी वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है सितंबर 2016 में हमने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली आईएफ ने जो बालाकोट स्ट्राइक किया है, तो कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पे अपना इनर्शिया से मूव करते जा रहे हैं। अगली बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एमएडी, यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जब भी दो न्यूक्लियर स्टेट अगर यहाँ पे टैकल करते हैं तब जो ऑब्वियसली दोनों को पता है कि यहाँ पे दोनों ही तरफ डिस्ट्रक्शन होने वाले हैं। इवन जो कोल्ड वॉर का एरा था जहाँ पे यहाँ पे यूएसएसआर और यहाँ पे जो यूएस थे तो दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट थे, और दोनों को ही पता था अगर न्यूक्लियर वॉर से अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो दोनों का ही यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो जो मैट है यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है एक डिटरेंस की तरह काम करता है, एक इनविजिबल वॉल की तरह काम करता है किसी भी दो न्यूक्लियर स्टेट के बीच में। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब यूएस को यहाँ पे इन्वेड करना था ईरान में, इराक में, वो काफी आसानी से कर गया। लेकिन जब यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच जब यहाँ पे तनाव बढ़े तब जो है यूएस ने काफी ज्यादा सतर्कता से काम किया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स थे। तो जो डिटरेंस है ना वो हमेशा ही क्रिएट हो जाता है। अगली बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फुल फ्लेज वॉर हो जाती है तो क्या हम कितने रेडी हैं। हमें एक चीज पता है कि अभी भी जो है डिफेंस और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इतनी अच्छे से नहीं बनी है। उसके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री में जो हम फंड प्रोवाइड करते हैं वो अभी भी इतने एडिक्वेट नहीं है कि हमारे पास सारे जो सोल्जर्स उनको हम अच्छे से इक्विप कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेकुना है हमारी साइड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान साइड पे तो उनका जो डीप स्टेट का जो प्रेवलेंस वो काफी ज्यादा है। इवन उनके जो यहाँ पे सिटीजन है उनको यहाँ पे बताया जाता है कि जो इंडिया है ये बेसिकली एक डोमिनियन बनाने की कोशिश करता है, यहाँ पे बिग ब्रदर बनने की कोशिश कर रहा है पूरे एशिया रीजन में। उसी के साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल साइड किया जाता है, जैसे बांग्लादेश को यहाँ पे अलग कर दिया था, क्योंकि तब जो पाकिस्तान का ही पार्ट हो गया था तब उन्हें अलग कर दिया था। उसी तरीके से जो है बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप है जो इंडिया ले सकता है। पहला स्टेप ये हो सकता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे जनरल कंसेंसस बनाए कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी भी इंटीग्रिटी बने रहे और हमारी भी बनी रहे। तो ये जो कंसेंसस ये जनरेट किया जा सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सच में थ्रेट शुरू कर दिया जाए कि हम बाल्कनाइज कर देंगे पाकिस्तान को। ये 2 अपॉर्चुनिटी किसी भी कंट्री के सामने हमेशा रहती है। फिर अगर बात करते हैं कि प्राइमरी एम क्या होता है इस डीप स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी आईएसआई, तो ये बेसिकली खौफ बना के रखते हैं अपने ही सिटीजन में कि अगर हम नहीं होते तो बेसिकली इंडिया का जो स्टेट है ये उन्हें पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता। तो ये पूरा खौफ बनाया जाता है। उसके साथ अगर यहाँ पे प्राइमरी एम की बात कर रहे हैं तो सबसे
पहला प्राइमरी एम डीप स्टेट का ये होता है कि कैसे जो है कश्मीर को पूरी तरीके से एनेक्स किया जा सकता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एम उनका ये है कि कैसे इंडिया को की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे धीरे धीरे जो है डिट्रॉइट कर सकते हैं, और उनका जो सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल अरीना में उसे कैसे हम कर सकते हैं डिट्रॉइट। ये दो इंपॉर्टेंट एम रहता है इस डीप स्टेट का। अगली बात करते हैं कि फॉर ईयर्स जो है हमारी जो पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजी रही है वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट रही है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अगेंस्ट इंडिया क्या है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 वुंड्स। इसी वजह से जो लोन वुल्फ अटैक होते रहते हैं, लेकिन हर बार जो इंडिया उसे जब भी कॉन्सिक्वेंस कैसे उसे फेस करता है, हम लोग बेसिकली बैंडेड जैसा एक सोल्यूशन लेकर आते हैं कि जब भी अटैक होता है उसका हम धीरे धीरे सोल्यूशन लेकर आते हैं, हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। इसी वजह से इस आर्टिकल में कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि इंडिया को जरूरत है कि एक 25 ईयर्स की स्ट्रैटेजी हो। अब उस स्ट्रैटेजी में क्या लिखा होगा? उस स्ट्रैटेजी में लिखा होगा कि कैसे जो है हम एड्रेस करेंगे कश्मीर के इशू को, उसके साथ साथ कैसे हम एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कश्मीर की यूथ्स को, उसके बाद कैसे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्टोर कर पाएंगे और मेन स्ट्रीम में लेकर आ पाएंगे कश्मीर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसे अभी भी इवॉल्व करने की जरूरत है। हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो है यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इवन हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स है जो यहाँ पे कश्मीर में गए हुए हैं, तो उनके तरफ से भी यहाँ पे कोई परफेक्ट सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो एग्जांपल साइट किया गया है वो है वेल्लोर का। वेल्लोर बेसिकली आपको तमिलनाडु में नजर आएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कैसे जो है आप यहाँ पे वेट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं एट दी फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। यानी घर के बाहर आपके जब यहाँ पे कूड़ा जाता है तब आप उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही है डिसाइडिंग फैक्टर कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपकी सिटी में काम करेगा या नहीं करेगा। ये इसकी जो पूरी शुरुआत है वेल्लोर में तब की गई थी जब यहाँ पे पीआईएल दर्ज कर गया था एनजीटी में, ये बोलकर कि यहाँ पे जो डंपिंग साइट है वहां पे जो मिक्स्ड वेस्ट को यहाँ पे डंप किया जा रहा है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे जो है माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर बनाए गए। अब ये जो सेंटर है यहाँ पे सेग्रीगेटेड जो मटेरियल है ये जाता है, उसकी कंपोस्टिंग की जाती है और उसका फिर यूज किया जाता है। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे एक सिनर्जी आपको नजर आ रही है कि कैसे जो है लोकल कम्युनिटी और यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट है दोनों का सिस्टम का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को काफी अच्छे से यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके। अब यहाँ पे अगर बात करें लोकल कम्युनिटी की, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो खुद ही यहाँ पे जो है सेग्रीगेट कर रहे हैं, और क्योंकि सेग्रीगेशन यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई अलग जगह पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाउस पे हो रहा है, इसी वजह से डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका पहला फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपकी सिटी में कोई भी ऐसा डंपिंग साइट अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे स्पेशलाइज यहाँ पे ऐसी सेंटर्स होंगे जहाँ पे कंपोस्टिंग की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको सेग्रीगेशन सॉर्टिंग करने के लिए, एक्स्ट्रा जो पैसे देने पड़ते हैं उसका जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे इनिशिएटिव दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिनका पूरा काम ये कि सॉर्टिंग करना कि जैसे ये सामान आता है तो उसको कहाँ पे भेजा जाना चाहिए। अगली बात करते हैं कि जो 100% सेग्रीगेशन है ये आप सिर्फ कम्युनिटी रोल से नहीं पा सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी जरूरत है, और ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वेल्लोर में प्रोवाइड की गई थी उनके म्युनिसिपल कमिश्नर है जिनका नाम है यहाँ पे एस शिव सुब्रमण्यम। तो इन्होंने काफी इंथुजियास्टिकली काम किया, एफर्ट्स बढ़ाए हैं कि कैसे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बनाया जा सके, और उसके लिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे जो स्टेप्स लिए, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया कैंपेन का इस्तेमाल किया, जिसमें जो यहाँ पे नॉर्मल जो नागरिक है ये अपने फोटोज खींच के यहाँ पे सोशल मीडिया पर डाल रहे थे कि कैसे जो यहाँ पे सेग्रीगेशन एट होम वो कर रहे हैं। तो इससे क्या है काफी ज्यादा जागरूकता बढ़ती गई, और इसी तरीके से ये जो इंपॉर्टेंस है ये फैलती गई पूरे वेल्लोर में। दूसरा ये है कि इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स उनके साथ बातचीत की, उनको बोला कि आपके जितने भी यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनको बोलिए कि क्या इंपॉर्टेंस सेग्रीगेशन का। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि अगर ऑन ग्राउंड जितने भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको कोई भी अच्छी बातों को फैलाना है। तो सेम चीज किया गया था यहाँ पे वेल्लोर में। तो ये बेसिकली मॉडल इस्तेमाल किया था बहुत सारे अलग सिटीज में भी। अगली बात करेंगे यहाँ पे जितने भी सैनिटरी ऑफिसर्स होते हैं जो हर दिन सुबह पहुंचते हैं, तो वो बेसिकली एक प्लेज साइन करवाते हैं सारे यहाँ पे सिटीजन से, जहाँ पे बोला जाता है कि वो हर बार सेग्रीगेशन को फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी बैन प्लास्टिक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है ये टूवर्ड्स दी लोकल कम्युनिटी ही प्रोवाइड किया जा रहा है, वो काफी अच्छा मॉडल भी है। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 को, उसके कॉन्ग्रुएंट में यहाँ पे लॉज फ्रेम किए गए हैं, और इस पूरे मॉडल को जो है रेप्लिकेट किया जाता है बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे मेट्रो सिटीज में भी। अगला बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स है 2016 के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोविजन ये है कि मैंडेटरी सेग्रीगेशन, यानी कि अगर जो वेस्ट मटेरियल है सॉलिड यहाँ पे ड्राई और वेस्ट, उसको यहाँ पे सेग्रीगेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो भी ये वेस्ट जनरेट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे जो उसे सेग्रीगेट करना है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी है सॉलिड वेस्ट उसको जो है आप यहाँ पे बर्न नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग कवरेज, मतलब जितने यहाँ पे टाउन्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे जो है इस पूरे कल्चर को यहाँ पे फैलाने की जरूरत है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग की फैसिलिटी जो है बहुत ही नजदीक एरियाज में अवेलेबल होनी चाहिए।
अब अगला क्वेश्चन है, बताइए हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट क्रोएशिया। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, अब्दुल कलाम है, प्रतिभा पाटिल है, प्रणब मुखर्जी है और रामनाथ कोविंद है। तो रिसेंटली ये विजिट की गई थी रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने क्रोएशिया को विजिट किया है। अब क्रोएशिया की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली जाग्रेब है और आसपास की कंट्रीज आप देख सकते हैं, स्लोवेनिया है, हंगेरी है, सर्बिया है और बोस्निया हर्ज़ेगोविना है। अब चलते हैं पेज 1 की तरफ। पेज 1 पे भी वही आर्टिकल डिस्कस किया गया है जहां पे जो बताया जा रहा है कि आरबीआई का जो सर्कुलर है उसे स्क्रैप कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वही सारी चीजों को फिर से डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा जो एक्ट है काफी अगेंस्ट है, अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा है कि आरबीआई जो है जो भी स्टेप लेगा उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की नोट की जरूरत है, लेकिन जो ऑर्डर है वहां पे जो है पूरी मोनोपोली जो है आरबीआई के हाथ में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आरबीआई ने स्टेप ये लिया क्यों। आरबीआई ने ये ऑर्डर इसलिए लेकर आया क्योंकि जो है स्ट्रेस एसेट को यहाँ पे जो रिजॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो है ये ऑर्डर लाया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की। तो इसमें होता यह है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी, इसी वजह से जो आईबीसी को लाया गया, इसमें विद इन 180 डेज को रिजॉल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेस पीरियड दिया जाता है 90 डेज का। इसमें जो है यहाँ पे लाइसेंस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जो ये पूरा काम करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि किसी कंपनी की, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एनसीएलटी बनाया गया और यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स होता है तब जो यहाँ पे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक बॉडी जिसका नाम है आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेट करता है सारे ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है उनको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ क्रोएशियन इंडियन इकोनॉमिक फोरम इन ज़ाग्रेब। तो इसकी थीम थी बेसिकली इंडिया क्रोएशिया रिलेशन द वे फॉरवर्ड। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे सीआईसी यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो उनकी पावर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो है सीआईसी के खिलाफ जितने भी कंप्लेंट्स है उसको यहाँ पे जो है एड्रेस किया जाएगा। लेकिन उस पर नई डेवलपमेंट ये कि बताया जा रहा है कि अगर कोई फॉर्मर सीआईसी है तो उसके खिलाफ भी जो है यहाँ पे कंप्लेंट्स को यहाँ पे दर्ज किया जा सकता है। तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है और ये जो पूरे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो फॉर्मर चीफ्स है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है हबीबुल्ला और यहाँ पे जो सत्येंद्र मिश्रा है, तो बता रहे हैं कि ये कौन से आरटीआई एक्ट में लिखा गया है कि यहाँ पे जो है आप ऐसी कमेटी बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको समझना ये है कि सीआईसी की जो ऑटोनॉमी है और यहाँ पे जो उनकी पावर है उनको रिड्यूस करने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले साल से ही करता आ रहा है। ये पूरा आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन सीआईसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। इसे एस्टैब्लिश किया गया था सेक्शन 12 ऑफ आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। अब इसमें जो है सीआईसी का पूरा रोल जो है इसमें कंप्लीट डिफाइंड है। लेकिन आपको एक और चीज ये समझने की, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बताइए विच इंडियन शिपयार्ड बिकेम द फर्स्ट टू डिलीवर 100th वॉरशिप लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी कॉल्ड एज L56। तो ये बेसिकली 100th वॉरशिप है जो यहाँ पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बेसिकली गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड के द्वारा। तो इसके बारे में आप यहाँ पे और पढ़ सकते हैं। इसका जो बेसिकली हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा कोलकाता में। तो ये बेसिकली नेवल और कमर्शियल वेसल्स को बनाता है हमारी कंट्री के लिए। अगला आर्टिकल यहाँ पे बेसिकली आया हुआ है एंटी सैटेलाइट जो हमने मिसाइल लॉन्च किया है उसके बारे में। तो नासा ने यहाँ पे रिसेंटली बताया कि यहाँ पे जितना भी डेब्रिस क्रिएट हुआ है तो शायद वो जो है इंटरनेशनल सैटेलाइट स्पेस स्टेशन को हिट कर सकता है। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी, ऐसा नासा ने अभी भी रिलीज किया अपने इन्फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर हम बात करते हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ से, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई भी डेब्रिस इतना क्रिएट नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो वो बेसिकली यहाँ पे जो अर्थ में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्ट्ररी देख रहे हैं नासा ने जो यहाँ पे बोला हुआ है। तो उसी के बारे में और चीजें हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। तो वो बनी है बेसिकली जुज़ाना कुपोतोवा। तो यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है स्लोवाकिया की। यहाँ पे उसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो बेसिकली है ब्रातिस्लावा और आसपास की कंट्रीज देखिए चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, यूक्रेन है, हंगेरी है और ऑस्ट्रिया है। अगला आर्टिकल बेसिकली आसपास से रिलेटेड है। अब यहाँ पे न्यूज में वो इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पार्शली यहाँ पे रिमूव कर दिया गया आसपा, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको आसपा यहाँ पे अप्लाइड मिलेगा। बेसिकली वो है तिराप, चारलांग और यहाँ पे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आसपा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये समझने की जरूरत है कि आसपा को जब इंप्लीमेंट किया था 1958 में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जिनको यहाँ पे डिस्टर्ब माना गया था। अब डिस्टर्ब स्टेट यहाँ पे कैसे दिया जाता है, अगर यहाँ पे किसी भी एरिया में रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या किसी भी रीजनल ग्रुप के बीच में क्लैशेस होती है, डिस्प्यूट चल रहा होता है, तब जो उस एरिया को डिस्प्यूट बनाया जा सकता है। और ये बेसिकली गवर्नर यहाँ पे बताता है सेंटर को। अब उस एरिया को जब डिस्टर्ब स्टेट बनाया जा देता है तब वहां पे जो है यहाँ पे आसपा को अप्लाई किया जा सकता है।
आसवा में होता क्या है, यहाँ पे जो है आर्मी, स्टेट और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उनके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाए, जैसे कि वो शूट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, सर्च और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उनको लगता है, कोई शक होता है उनको कि यहाँ पे जो है इंसर्जेंट्स रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रीजनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ये सिक्योरिटी लोगों को, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ऐसा बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती हैं। अब आसपास की क्या जरूरत है वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जितने भी सिक्योरिटी फोर्स है उनके हाथ बांध के फिर बोलेंगे गोली चलाइए, तो ऑब्वियसली जो है काफी मुश्किल रहता है, इसी वजह से यहाँ पे आसपा की शुरुआत की गई है। दूसरी बात हम करेंगे कि यहाँ पे होता यह है कि जितने भी इंसर्जेंट्स है, टेररिस्ट ग्रुप है, अगर आसपा नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी लोकल लोग हैं उनको बोलेंगे कि यहाँ पे आप ये केस दायर कर दीजिए ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर के खिलाफ, तो इसी वजह से जो है वो अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसे डिस्टर्ब एरिया में अगर लॉ को मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जो है सेफगार्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो तभी अचीव की जा सकती है जब तक आसपा रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि कौन से वो आर्ग्यूमेंट्स है जो कहते हैं कि आसपा को निकाल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि आसपा जो है काफी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो अभी भी हम लोग जो है टेररिज्म को कंप्लीटली यहाँ पे जो हटा नहीं पाएंगे गए हैं, और यहाँ पे जो पीस है उसे रिस्टोर नहीं कर पाए, इवन तो यहाँ पे आसपा अप्लाई है। और यहाँ पे आसपा को देखा जाता है राइट टू किल एक्ट के जैसा है कि आपको यहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पे राइट दे दिया गया है कि आप किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा राइट टू किल एक्ट का यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है ये बेसिकली बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। एक और चीज आपको ये बताने की जरूरत है कि जो यहाँ पे आप किसी भी एरिया को डिस्टर्ब बना देते हैं, आप इस पर्टिकुलर डिस्टर्ब कैटेगरी को कहीं भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली एक पर्टिकुलर एक मुद्दा जो उठाया जाता है। अगली बात ये कि जो कर्फ्यू का सिनेरियो, कोई भी सिटीजन जो है उसको पसंद नहीं होगा कि वो लाइफ टाइम यहाँ पे कर्फ्यू में रहे, इसी वजह से उसको हटाने की बात की जा रही है। इवन यहाँ पे एक कमेटी बनी थी जो जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी थी, तो उन्होंने बोला था कि आसपा को शायद रिमूव कर देना चाहिए, रीअपील कर देना चाहिए, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। लेकिन हमें समझने की जरूरत यह है कि यहाँ पे जो यूपा का एक्ट है उसमें बहुत सारे लेकुनास है, इसे भी ड्रकोनियन माना जाता है, तो इसको रिप्लेस करना आसपास से भी गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए विच पर्टिकुलर सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू बिकम द 5G कवरेज। तो 5G कवरेज इनमें से कौन सी जगह पे सबसे पहले प्रोवाइड किया गया था, तो वो प्रोवाइड किया गया शंघाई में। 5G कनेक्टिविटी के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको फास्ट स्पीड मिलेगी, रिलायबिलिटी यहाँ पे कनेक्शन होती है, हायर बैंडविड्थ है, लोअर यहाँ पे लेटेंसी रेट होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं आप बहुत सारे डिवाइसेस में भी। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया है यहाँ पे FATF से रिलेटेड, जहाँ पे इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे जो है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। अब ब्लैकलिस्ट करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे जो जितने भी कंट्रीज उनको यहाँ पे फंड कर रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, तो वो जो फंडिंग है वो भी शायद रुक सकती है, तो इसी वजह से जो है इंडिया लॉबी कर रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट में लाया जा सके FATF के अंतर्गत। अब FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, जो कि इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज का। अब ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसका आपको हेडक्वार्टर नजर आएगा पेरिस में। इसका पूरा काम है कि कैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट होते हैं उसे कॉम्बैट करना और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसे रोका जा सकता है। इसके अगेंस्ट वो बहुत सारी एक्टिविटीज को यहाँ पे फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे दो लिस्ट होती है, एक होती है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। अब यहाँ पे ग्रे लिस्ट में वो सारी एंटिटीज या फिर कंट्रीज आती हैं जो बेसिकली टेररिज्म एक्टिविटीज यहाँ पे जो लूपहोल्स है उसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी इस वक्त पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जो जिन्होंने कंप्लीटली गिव अप कर दिया, वो कुछ कर ही नहीं सकते फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, तब उनको जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में इस वक्त ईरान और नॉर्थ कोरिया, और ग्रे लिस्ट की बात करेंगे तो अभी पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया और यमन आपको नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए विच आइलैंड वाज नोटिफाइड एज आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2019 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर आइलैंड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इसमें पूरी कोशिश ये की गई थी कि यहाँ पे कैसे जो है इको टूरिज्म यहाँ पे फैलाया जा सकता है, कैसे जो है अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट की जा सकती है इस तरीके से ताकि जो उनके लोकल ट्राइबल्स है वो ज्यादा अफेक्ट ना हो सके। तो उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कि कैसे जो है इको टूरिज्म को फैलाया जाएगा, और यहाँ पे जो है अलग अलग साइट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि मैंग्रोव वॉक्स हो सकता है, ट्री हट्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ताकि यहाँ पे जो है टूरिज्म धीरे धीरे यहाँ पे फैल सके। अगला आर्टिकल यहाँ पे बेसिकली आया सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। यहाँ पे आप जानते हैं जमल खशोगी की असैसिनेशन के बाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया की ऑथेंटिसिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा आर्टिकल ये आया हुआ है कि जमल खशोगी के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली रियाद है।
अगला क्वेश्चन आया कि बताइए विच कंट्री वन द 28th एडिशन ऑफ सुल्तान अजलन शाह कप 2019 इन मलेशिया। तो ये बेसिकली जीता गया साउथ कोरिया के द्वारा, जिन्होंने हराया है इंडिया को। अब बेसिकली इस कप के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली ये हॉकी कप है जो बेसिकली हेल्ड किया था मलेशिया में। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे पूरा आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जिसमें जो है इन्होंने आरबीआई का जो पूरा अर्लियर नोटिस था उसे यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि ये जो पूरा ऑर्डर था ये इसलिए बनाया गया था ताकि कैसे जो रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म काफी ज्यादा तेजी से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि अगर बात कर रहे हैं कि पावर सेक्टर की, तो उनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लगा, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे वो पेबैक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लेकुनास है। अब यहाँ पे अगर वन साइज फिट ऑल अगर आप मैकेनिज्म यूज करेंगे तो काफी ज्यादा गलत रहेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया है। तो वही चीज यहाँ पे पूरे एक्सप्लेन पेज पे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप पाई चार्ट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे बताया जाएगा कि यहाँ पे जो आप एनपी की बात कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे कितना पाया जाएगा। सबसे आगे आपको पावर में नजर आएगा, फिर यहाँ पे टेलीकॉम में देख सकते हैं, फिर यहाँ पे रोड्स में है, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में आपको नजर आएगा। अगला आर्टिकल यहाँ पे मनरेगा स्कीम से रिलेटेड आया है। ये आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे एवरेज वेज दी जा रही है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। अभी सिर्फ नागालैंड में ही ऐसा है जहाँ पे जो मिनिमम वेज जो है काफी ज्यादा नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा आपको नजर आ रहा है। मनरेगा के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया कि कैसे जो यहाँ पे राइट टू वर्क को प्रमोट करता है, लेकिन इसमें बेसिक लेकुनास क्या है कि यहाँ पे प्रॉक्सीज आ जाती है कभी कभी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिलीवरी ऑफ जो पेमेंट है वो भी कभी कभी टाइम पे नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड्स लिटरली मीन वी कमांड। तो वी कमांड इसमें से कौन सा रिट है जिसका मतलब होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, क्वा वारंटो और सेटोरिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैंडेमस। तो मैंडेमस में होता ये कि जो है एक अथॉरिटी को बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है। बेसिकली आप डायरेक्ट कर रहे हैं उनको कि उनको उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्हें परफॉर्म करनी है। तो ये बेसिकली बताया जाता है यहाँ पे मैंडेमस के द्वारा। अब अगर रिट्स की बात करें तो ये 5 रिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, रिटोरी और प्रोहिबिशन। तो इनके बीच में काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में। अगला आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि नासा ने यहाँ पे क्लेम किया है कि रिसेंटली हमने जो यहाँ पे टेस्ट फायर किया था एसैट मिसाइल को, तो उससे हो सकता है कि जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो उसमें कुछ जो डेब्रिस है वो यहाँ पे हिट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेब्रिस इन्वॉल्व है यहाँ पे स्पेस में, तो उनसे खतरा नहीं होगा क्या ये आईएसएस को। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वार्निंग साइन बताया गया है, लेकिन इसको यहाँ पे कर्टेल किया जा सकता है, ये हट सकता है, ऐसा भी जो है नासा ने बताया है। अगली बात कर रहे हैं कि यहाँ पे साइज और वेट इतना मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में जिस स्पीड पे वो मूव कर रहा है वो काफी है कोई भी बड़ा कोलिशन करने के लिए, ये भी बताया गया है इस आर्टिकल में। अगली बात करेंगे कि डीआरडीओ और इसरो की अगर बात करेंगे कि जो स्पेस डेब्रिस का हमने क्लेम किया है, लेकिन हमें समझने की जरूरत यह है कि इसरो के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें जो है हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं डेब्रिस को। क्योंकि आप जानते हैं जब भी इसरो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो कहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है कि स्पेस डेब्रिस अवेलेबल है नहीं है, तो वो करता है बेसिकली नासा से। तो इसी वजह से नासा ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो स्पेस डेब्रिस आया हुआ है भले ही वो काफी दूर है इस वक्त यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, लेकिन आईएसएस जो है काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो यहाँ पे बोला गया है कि कैसे जो है ये डेब्रिस को रिड्यूस करने की जरूरत है। उसके साथ इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो डेब्रिस क्रिएट किया जाता है तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। इवन जो चाइना ने अटैक किया था यहाँ पे, जो उन्होंने टेस्ट मिसाइल फायर किया 2007 में, उसमें भी काफी ज्यादा डेब्रिस को यहाँ पे फॉर्म किया गया था। इवन जो यहाँ पे स्पेस कोलिशन होते हैं तो उसमें भी जो है बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये जो डेब्रिस से हिट करेगा यहाँ पे आईएसएस को, तो वो काफी जो रेयर इवेंट हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे व्हाट्सएप से रिलेटेड है। यहाँ पे बताया है कि कैसे जो है फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं। इसके आगे पे बात कर रहे हैं कि कैसे जो है नॉर्मल सिटीजन को बताया जा रहा है कि कैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आप यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्या वो फेक न्यूज है, क्या वो रूमर है। तो उसी तरीके से बताया गया कि आप कुछ भी देखते हैं तो आप उसको पहले सर्च कीजिए, वेरीफाई कीजिए, फिर जो है आप उसको मानिए। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ पे टिप लाइन एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आज एक पर्टिकुलर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है, ये बताने के लिए कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं फेक न्यूज को ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आप बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए स्लोवाकिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, और अगला क्वेश्चन है कि बताइए मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।